हाय बच्चों। तो आज का लेक्चर कोई ऐसा वैसा लेक्चर नहीं है। आज का लेक्चर केवल वही बच्चे देखें, वही स्टूडेंट्स देखें भाई, जिनको थोड़ा सा हाई लेवल से तैयारी करनी है। नॉर्मली अगर 11th पढ़ना है कि हाँ ठीक है हमको आना चाहिए, तो लास्ट लेक्चर बहुत है, उसमें हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है होमवर्क के साथ। होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस कर लिया, बस बहुत है। लेकिन अगर आज का लेक्चर देखना है तो भाई थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज का लेक्चर अपन बिल्कुल भी मजाक में नहीं ले सकते। क्योंकि आज बनेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें जिनको अपन को नोट्स में अच्छे से लिखना पड़ेगा कि ये वाली बात, ये वाली बात, और सारी बातों को सीरीज वाइज लिखना होगा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स, जो भी कंक्लूजन आ जाए। तो आज का लेक्चर अगर अपन को टाइम पास के लिए देखना तो भाई बिल्कुल नहीं देख सकते कि हमें नॉर्मली पढ़ना है, नहीं। आज का लेक्चर अपन को पेशेंस से देखना पड़ेगा और सावधानी से, बिल्कुल, क्योंकि आज का लेक्चर ओनली फॉर जेई और नीट के लिए है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए जो हमारे काम के हैं, लेकिन अब लेवल वाले कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना है। तो अपन आज भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक दो चिल्लुआ क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आज बहुत अच्छे लेवल वाले हैं। तो इसलिए ध्यान से, जिनको नॉर्मली पढ़ना है वो ना देखें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें, फालतू टाइम पास नहीं, समझा दिया मैंने। अब देखना, फिर भी देखो भैया मैं क्या करूं, झेलो मेरे को। और बिल्कुल आज मजाक मजाक नहीं, आज बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। क्योंकि भाई मजाक के चक्कर में, क्योंकि जेई नीट के लेक्चर हम मजाक में नहीं ले सकते भाई। ले लिए तो फिर वो जेई नीट मजाक हो जाएगी भैया। सर मजाक तो कर लो, टाइम पास तो कर लो, मन लगा रहेगा। हाँ मन लगा लो, जेई नीट मन लगाएगा। आंसर बताओ चलो पहले क्वेश्चन का। बैठे हो आराम से, बातें सुन रहे हो, बताओ आंसर जल्दी से। तीन बदतमीज फोर्स लग रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। किस इक्विलिब्रियम अगर वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो कहां पे हो सकता है, मतलब जीरो रिजल्टेंट कहां पे आ सकता है, बस किस कॉम्बिनेशन के अंदर जीरो रिजल्टेंट, विच दैट कांट डू इट, नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा है इन चारों में से जिसमें आंसर जीरो नहीं आ सकता? हाँ हाँ हाँ, जल्दी से आ जाएगा इसका आंसर। तो 3 3 7 का आंसर क्या जीरो आ सकता है? 3 3 7 मतलब 3 3 का आंसर, मान लो ऐसे समझो इसको कि एक फोर्स 3 है, दूसरा फोर्स 3 है, तो 3 और 3 का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आ सकता है ये बताओ। 6 आ सकता है। मैक्सिमम 6 तो आ सकता है और मिनिमम 0 आ सकता है। अरे भाई कितनी बार लास्ट लेक्चर की बातें याद करो क्या, कि जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, A+B, और मिनिमम कितना हो सकता है, A-B। ना इससे ज्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। याद आई बात? देखो, अगर तुम इस लेवल के लेक्चर देख रहे हो कि हम अच्छे क्वेश्चन आज करेंगे, एंड तक जाते हैं तो तुम देखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो जब अच्छे क्वेश्चंस की बात आए थोड़ी सी, तो भाई पहले के जो लेक्चर्स है, जैसे ये किससे रिलेटेड है, लास्ट लेक्चर से, लास्ट जो होमवर्क था और उससे पहले के, तो वो चीजों को पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद चीजों को देखना। पता चला बस तुम लेक्चर देखने में लगे हुए, भाई पहले रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो रिजल्टेंट किस किस के बीच में हो सकता है, बोलो 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 बोलो। A+B और A-B के बीच में। तो 3 और 3 का रिजल्टेंट 6 हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो भैया ये अगर इसका रिजल्टेंट 6 तो 7, देखो 6 आ गया मैक्सिमम, उसमें 6 में से 7 को माइनस करूंगा, 0 आ जाएगा क्या? 3 और 3 मैक्सिमम दे ही 6 सकता है, और 0 तब आ सकता है जब 7 में से 7 माइनस हो। तो मतलब ये तो भैया नहीं दे सकता आंसर, इससे 0 तो नहीं आ सकता कभी भी जिंदगी में। क्यों? 3 और 3 मैक्सिमम कितना दे सकता है, 6 दे सकता है, और तुम्हें 7 के साथ 0 करना है उसको, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, गंदी बात। क्या ये 0 दे सकता है? 2 3 और 6, 3+2 मैक्सिमम 5 ही आंसर आ सकता है, और 5 में से 6 को माइनस करके भी कुछ ना कुछ बचेगा, 0 तो नहीं आ सकता। अब लास्ट वाले आंसर से मेरा समझ जाओगे। 2+1 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 3 एक से साथ 0 तो नहीं दे सकता, क्योंकि 3 में से 1 को माइनस करूंगा 0 को। हाँ, 2 - 1 1 आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो 1 आया, देखो आंसर A+B और A-B के बीच में वेरी करता है, तो इनका जो आंसर है 2+1 3 हो सकता है, या 2 - 1 1, मतलब आंसर 1 और 3 के बीच में वेरी करेगा। अगर इनका आंसर मैं 1 लिया हूं, मैं ये नहीं कह रहा, हमेशा एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि इनका आंसर 1 आ सकता है। अब 1 में से 1 को माइनस करके हम 0 ला सकते हैं, मतलब इससे 0 आ सकता है, इससे 0 आ सकता है। अब देखो 8 और 6 का, 8 + 6
इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक लिखा हुआ है। तो 8 माइनस 6 करो, 8 में 6 के कितना आया 2, 2 में से 1 को माइनस करके भी 0 नहीं आ सकता। मतलब केवल एक ही कंडीशन है जिससे 0 आने के चांसेस हैं। हम ये नहीं कह रहे आएगा ही आएगा, आने के चांसेस केवल किससे हैं, सी, ए बी और सी से कभी भी 0 नहीं आ सकता। कैसे करना है, शुरुआत के 2 देख लो, वो तीसरे के साथ व्यवस्था बैठा रहा नहीं बैठा, अरे बेटा वो वाली व्यवस्था नहीं बैठा, नहीं जो तुम बनाए रखते हो अपनी, सर हमारी व्यवस्था नहीं बैठ रही है, इन्हीं की बैठा लो, जब हमारी नहीं बैठ रही तो भाई वो वाली व्यवस्था नहीं बैठानी अपन को बैठानी ये वाली व्यवस्था। 3 और 3 मैक्सिमम 6 हो सकता है, वो 7 के साथ कभी भी 0 नहीं करेगा। 2 और 3 मैक्सिमम 5 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, वो 6 के साथ व्यवस्था नहीं बैठाएगा। लेकिन 2 माइनस 1 1 आ सकता है, और जो 1 1 के साथ माइनस होकर 0 बैठा सकता है, तो इसका 0 आ सकता है और किसी का 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट, कौन कौन 0 दे सकता है, उसी वाले की तरह सेम क्वेश्चन। देखो ध्यान से, 3 और 4, 4 और 3 7, इसका आंसर किस किसके बीच में वेरी करेगा, 7 और 1 के बीच में। मतलब इसका आंसर दी 1 और 7 के, देखो दोनों क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है ना, इनसे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो 4 और 3 7 हो सकता है, 4 माइनस 3 1, मतलब ये दोनों मिलके 1 से 7 के बीच में कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो बताओ 5 भी दे सकते नहीं दे सकते, 5 भी दे सकते हैं। अगर 1 से 7 के बीच जैसे ये 5 आंसर देंगे, बताओ ये 5 के साथ बैठ के 0 कर देगा नहीं कर देगा, मतलब ये आंसर 0 दे सकता है, 0 रिजल्टेंट दे सकता है। मैंने ये थोड़ा कहा मैक्सिमम मिनिमम ही आ सकता है, बीच में कुछ भी आ सकता है बीच में से। जैसे ये देखो 2 और 2 का रिजल्टेंट, देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0 से 4 के बीच में कोई भी रिजल्टेंट आ सकता है। तो क्या 2 भी आ सकता है, आ सकता है। तो जो भी आएगा वो 2 के साथ कितना कर देगा 0 बैठा देगा, मतलब ये भी 0 रिजल्टेंट दे सकता है। व्यवस्था देखनी है किसके साथ बैठ रही है। तो मैं तो ये देखना मिनिमम मैक्सिमम के बीच में आ रहा है क्या, तीसरा वाला, तीसरा वाला जो है मिनिमम या मैक्सिमम के बीच में बराबर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो 0 रिजल्टेंट आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बताओ सिंपल सा लॉजिक। 3 और 4 मतलब 1 और 7 के बीच में 5 आ रहा है, आ सकता है 0 रिजल्टेंट। ये 2 प्लस 0 4 के बीच में 2 आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है 0 रिजल्टेंट। मतलब तीसरा वाला जो है अगर वो दोनों के बीच में व्यवस्था बैठा ले, दोनों के बीच में अगर आ जाए मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो 0 होने के चांसेस हैं। जैसे पिछले वाले को देख लो, पिछले वाले को देखो 3 और 3 कितना हो रहा है 6, और मिनिमम 0, तो 0 और 6 के बीच में 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं बैठेगी व्यवस्था। 3 2 कितना हो गया 5, 3 2 कितना हुआ 5, तो 5 और माइनस 1, 1 और 5 के बीच में क्या 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं बैठेगी व्यवस्था। इसके साथ व्यवस्था बैठ रही है। इसका आंसर 1 और 3 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो 1 आ तो रहा है, क्या दिक्कत है, इसमें भी नहीं बैठ रहे। तो ये देख लो मैक्सिमम मिनिमम या बीच में कोई तीसरा वाला आ रहा है क्या। अब ये देखो, ये है अच्छा क्वेश्चन, क्या इनकी व्यवस्था 0 हो सकती है, क्या इनकी व्यवस्था 0 हो सकती है, बताओ बताओ बताओ। 2 3 4 6, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें 4 आगे बदतमीज, अच्छी खासी 3 की व्यवस्था चल रही थी, चौथा आगे बदतमीज, दिमाग खराब कर डाला, तो कर डाला, क्या करे तो करो। 2 3 4 6, 2 3 4 6, 2 3 4, अच्छा देखो 4 को अलग रखो, 2 3 मिलके क्या क्या आंसर ला सकते हैं, 2 और 3 मिलके या तो 5 ला सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कितना ला सकते हैं 1, मतलब ये 1 से 5 के बीच में कोई भी आंसर दे सकते हैं, 1 से 5 के बीच में कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब इसके साथ तीसरे वाले को लेते हैं, तीसरा वाला तो 4 है, ध्यान से, क्या ये तीनों मिलके 6 दे सकते हैं, तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ यार, दे सकते हो नहीं दे सकते, तुम अपना कॉमन, भाड़ में गई दुनियादारी, तुम कॉमन सेंस लगाओ। 2 और 3 का आंसर 1 और 5 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मान लो इनका आंसर बीच में 2 आ गया, मान लो एग्जांपल के लिए, ये नहीं कि इसी से आंसर आएगा, इनके बीच में आंसर 2 आ गया, और ये कितना है 4, बताओ 4 प्लस 2 करके 6 आने के चांसेस है नहीं है, दिमाग चलाना तो पड़ेगा, दिमाग चलाओ दिमाग, कोई 4 वाला क्वेश्चन अच्छा है। 2 और 3 मिलके, 2 और 3 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 4 के साथ मिलके क्या 6 बना सकता है, 2 3 का रिजल्टेंट 1 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्या वो 4 के साथ 6 बना, अरे बना तो सकता है यार, 1 से 5 के बीच में सारी डिजिट आ सकती है, 2 भी तो आ सकती है, तो 4 2 के साथ मिलकर 6 बना लेगा। 2 और 3 का रिजल्टेंट कितना आ गया 2 आ गया, मान लो एग्जांपल के लिए, और वो 4 के साथ मिलकर 6 बना लेगा यार, बना लेगा, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। 4 2 मिलके 6 हो गए, और अपोजिट डायरेक्शन में 6 को लगा दो, आंसर आ जाएगा।
तो मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 6 आ सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या कहा था, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर आ रहा है? आ सकता है क्या? उसके बीच में आ सकता है या मिनिमम मैक्सिमम में आ सकता है? तो आंसर है यस। ऐसे इन तीनों का रिजल्टेंट क्या 6 के बराबर आ सकता है? यस आ सकता है। 2 और 3 मिलके 2 बना लेंगे, 4, 4 और 2 6, ये तीनों मिलके 6 बना लिया, वो 6 इधर, इस वाले 6 को इधर लगा दो, हो गया 0। आया ना 0? कि भैया इधर 6 लगाओ और इधर 6 लगाओ, आंसर 0 आने के चांसेस हैं। चांसेस हैं चांसेस। करो इस क्वेश्चन को, करो भाई करो। अच्छा मैं पहली क्लियर कर दूं, जो हम क्वेश्चन करते हैं उनमें कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं यहां दिखाता नहीं हूं कि ये इतने साल में आया हुआ है, अभी मैंने इसको दिखाया नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये प्रीवियस ईयर के भैया आए हुए क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बस वो कौन लिखता ढूंढे, ढूंढो लिखो क्या टाइम पास करो, तुम बस कर लो क्वेश्चंस को कॉपी में इकट्ठे कर लो, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहे तुम्हें, तो इसलिए कॉपी में लिख लिया करो इनको। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 60 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 60 डिग्री। अच्छा ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन -2a b/2। ओहो नसेबाज, देखो ध्यान सुनना, ए और बी में 60 डिग्री एंगल दे दिया हमने, मान ली भाई तेरी बात। अगर मैं b/2 कर दूं, b/2 कर दूं तो भैया डायरेक्शन तो यही रहेगी ना, b/2 की डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो रही है। अरे माइनस माइनस थोड़ा लग रहा है, b का मैग्नीट्यूड आधा कर दूंगा, यहां तक रिजल्ट यहां तक आ जाएगा, और क्या है, मतलब b/2 जो है वो इसी लाइन में रहेगा, डायरेक्शन ही रहेगी b/2 की। लेकिन -2a को देखो, इसको दुगना करके माइनस करना है भाई, बताओ -2a किसी इसी डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, ये -2a वाला -2 इधर जाएगा नहीं जाएगा। अरे माइनस लग रहा है क्या आगे, 2 को छोड़ो बाहर में जान दो, मैं डायरेक्शन से मतलब है, यहां क्या मैग्नीट्यूड की बात कर भी रहा है, वो एंगल चाहिए उसको, और एंगल चाहिए डायरेक्शन से, तो बाहर में जाए दो। ये बताओ ए इधर है तो -2a नीचे होगा नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है बे नशे बाजो, ठीक है तो नहीं बैठे। हाँ पानी, पानी की बात कर रहा हूँ, वो नहीं, गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं। हाँ इधर ए ऊपर है, -2a किधर होगा, नीचे होगा, बी तो वहीं रहेगा, b/2 तो वहीं रहेगा। बताओ ये एंगल कितना होगा, 120, तो इसका आंसर है 120 डिग्री। तो -2a और b/2 में कितना एंगल होगा भैया, b 120 डिग्री होगा, a और b में 60 डिग्री है, तो -a नीचे हो जाएगा, अब वो 2 लगाओ 3 लगाओ, उससे क्या माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, और b/2 मतलब b/3 कुछ भी हो है इसी लाइन पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल आंसर है, कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, 120 डिग्री। चलो भाई ये करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आए कंपटीशन के लिए सीधे याद रखना है, इसका जो आंसर आए वो हमें सीधे याद रखना है, लिख लो ना इस बात को कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर है सीधे हम याद कर लेंगे, ऊपर लिख लेना, ये मतलब एक फॉर्मूला समझ लेना, ऐसे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन तुम कह रहे तो कर लो याद, क्या जा रहा है, क्यों दिमाग चलाना तुम्हें। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड एट थीटा। तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। ओके, जो वेक्टर्स हैं ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ए और बी बराबर है भैया, ए और बी बराबर है, और एंगल है इनका थीटा, तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा इनमें से, तो आर बराबर होता है √a² b² को भी a² ही लिखो ना, प्लस 2ab, ए की जगह भी ए, बी की जगह भी ए, मतलब 2a²। फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है, हाई लेवल का देख रहे हो भैया तुम लेक्चर, जब लेवल हाई हुई है तो कम से कम ये बच्चों वाली हरकतें तो नहीं करवाओगे ना मेरे से। √a² + b² + 2ab cos थीटा, ए और बी की वैल्यू बराबर है इसलिए ये बन गया। अब चलो कैलकुलेशन देखो, ये क्या हो रहा है, √2a² + 2a² cos थीटा, अच्छा 2a² + 2a² cos थीटा, 4a² cos थीटा है ना, 4a² cos थीटा। निकम्मो नशेबाजो, ऐसे मत कर देना मैथ का मर्डर, बायो वाले कर देते भैया मैथ का मर्डर बैठ के यहाँ पे। हम पिछले लेक्चर में भी ये बात हमने देखी थी कि ऐसे कैलकुलेशन मत कर देना भाई, ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ कॉस आ रहा है, तो कॉमन ले लो। ठीक है, आंसर चाहिए कुछ ऐसा, कुछ अजीब सा, θ/2 ऐसे, तो 1 + cos थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुमको, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिखाया था। अब ये मत कहना हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं लिया, अब नहीं लिया तो ये मेरी हेडेक नहीं है भैया, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, नहीं है तो याद करो,
1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ओके। क्या आ रहा है, आर बराबर अंडर रूट 2 कितना हो गया 4, इससे 2 से 2 मत काट देना वो एंगल में, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आर बराबर आ गया 2a कॉस थीटा बाई 2, आर बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2, आंसर है बी। 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई, पहले एक बार पॉज करके इसको पढ़ लो, पहले एक बार पॉज करो और पढ़ो। भैया डाउट आएगा तो तुम्हें इस वाले फॉर्मूले में आ सकता है, हम मना नहीं कर रहे। तो भाई एक बात बताओ, जब हमें लेवल इंक्रीज करना है पढ़ने का, तो जो छोटी छोटी चीजें, पता क्या होता है, कई बार अंदर से अपन को लगता है हमें हाई लेवल से पढ़ना, ये है वो है, और हम लेक्चर देखने लग जाते हैं। लेकिन भाई एक बात बताओ, जब पहले के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम कैसे लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी पहले की चीजें ना, उनको रिवाइज करिया करो। ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ये चीजें हमेशा आनी चाहिए, ये बेसिक्स है हमारे। तो जैसे पहले की बात है, इनको याद रखो। ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, कुछ भी कर लो, इसको भी याद कर लो, मतलब इसके साथ इसको भी याद करो। मतलब ये आंसर तो सीधे याद करोगे, करोगे 2a cos थीटा बाई 2। मैंने कहा था इसका आंसर सीधे याद होना चाहिए कि भैया दो वेक्टर अगर सेम हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2। कई बार इससे आंसर बहुत जल्दी आता है, इससे आंसर क्या आता है, बहुत जल्दी आता है 2a cos थीटा बाई 2। इसलिए प्यार से कह रहे हैं कि इसके साथ ये फॉर्मूला अगर तुम्हें नया लगा हो तो इसको भी याद कर लो। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 cos स्क्वायर, ये हाफ हो गया एंगल, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अगर ये याद नहीं, याद कर लो बस। अब देखो याद तो करना पड़ेगा और ये आंसर सीधे याद, ठीक है। तो कैलकुलेशन को ज्यादा टफ नहीं है, दिक्कत आती है तो इस फॉर्मूले में आती है, 1 प्लस कॉस की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बस आंसर आ गया सॉल्व करके, ठीक है। बस एक फॉर्मूला याद और करना है। अब सुनो बात, इसको फॉर्मूले को सीधे याद कर लोगे, मुझे पता है। एक छोटी सी बात और करते हैं, देखो ध्यान से देखो इसको, देखो देखो देखो, यहां मेरे को दो तीन चीजें सिखानी है तुम्हें, क्योंकि लेवल इंक्रीज हुआ है तो भाई छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट जो भी मैं बताता चलूं, कॉन्सेप्ट लिखते जरूर चलना। पहला कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया कि यदि गलती से a बराबर b आ जाए तो तुम r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 फॉर्मूला लगा सकते हो, उसको लिख लो साफ साफ। जो एक फॉर्मूला आया था 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिख लो। अगली बात देखो, कंडीशन ऑफ राइट एंगल। ये छोटी छोटी बातें इनको लिखना है आज के लेक्चर में, क्योंकि नॉर्मल लेक्चर में क्यों नहीं बताया, क्योंकि नहीं आता काम ये नॉर्मली। लेकिन आज जब लेवल हमारा इंक्रीज होता है, चीजें टफ होती हैं, जब मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो इनकी जरूरत हमें पड़ती है। तो देखो कंडीशन ऑफ राइट एंगल, ये याद होनी चाहिए सीधे। 1 1 रूट 2 3 4 5 6 8 10 12 5 13, ये कंडीशन ऑफ राइट एंगल है कि अगर राइट एंगल हमें बनाना है तो इससे राइट एंगल आराम से बनेंगे इन तीनों से। जैसे 1 1 का हाइपोटेनियस रूट 2 बैठेगा, जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये रूट 2 बैठेगा। 3 4 का 3 4 का हाइपोटेनियस कौन बैठेगा, 5 बैठेगा। 6 8 का हाइपोटेनियस कौन बैठेगा, 10, और 12 5 का हाइपोटेनियस कौन बैठेगा, 13। ये कंडीशन ऑफ राइट एंगल है, सीधे याद होनी चाहिए, कोई टफ चीज नहीं है, बस तुम्हें याद करनी है कि इन तीनों से राइट एंगल बन सकते हैं, ये याद होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा याद रखना है, मैं सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसका दूंगा 3 4 5 का, 3 4 के बाद 5 आता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इन तीनों से, सॉरी चारों कंडीशन से हमारे पास राइट एंगल बनते हैं। एक तो ये याद होना चाहिए, लिख लो इन कंडीशंस को कि राइट एंगल की कंडीशन है कि 1 1 रूट 2 से भी राइट एंगल बन सकता है। ये चार कंडीशन हमारे थोड़ी ज्यादा काम आती हैं, जैसे क्वेश्चन में आई तो एकदम से हम पहचान लेंगे, ओहो राइट एंगल, ओहो तो राइट एंगल है। और ये अगली कंडीशन, ये कंडीशन क्या है कि यदि दो वेक्टर थीटा एंगल पे हैं, दो वेक्टर थीटा एंगल पे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वही पिछली वाली बात जिसका रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 आया था, जिसका रिजल्टेंट ये आया था उसी वाले की बात कर रहा हूं मैं, उसी वाले कंडीशन में एंगल की बात कर रहा हूं। तो यदि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं और यदि एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा, जो इनका रिजल्टेंट जाएगा वो बिल्कुल बीच में से जाएगा एंगल बाइसेक्टर से।
मतलब ये एंगल थीटा बाई टू, जो अल्फा ये भी थीटा बाई टू होगा, बीटा ये भी थीटा बाई टू होगा। दोबारा दोबारा दोबारा, मान लो एग्जांपल के लिए ये 5 है और ये 5 है, 90 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल, ये है एंगल 60 डिग्री, मान लो ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 है, तो ये ए बराबर बी हो गया 60 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बीच में जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री। ऐसे ये याद रखना है। टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा। टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, 20 sin थीटा अपॉन ए प्लस बी क्वेश्चन लगा दो, यही आएगा आंसर। ठीक है, अल्फा ये आएगा 30 डिग्री। तो बात क्या है, ये हमें सीधे वैल्यूज कुछ याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? और ये ऐसा नहीं कि इसको प्रूव करना कोई बहुत ज्यादा टफ है, रख लो वैल्यू, पुट कर लो फॉर्मूले में, आ जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन हमें कुछ बातें, ऐसा तो नहीं है हम जब भी आएगा हम सॉल्व करने बैठेंगे। कॉन्सेप्ट क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे जल्दी आंसर आए, क्विक आंसर आए। हमारे पास नहीं होता इतना टाइम निकालने का। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट बन गए, पहले बना दे 2-3, ये 2 कॉन्सेप्ट और आ गए। कंडीशन ऑफ राइट एंगल याद रखनी है। अगली स्पेशल कंडीशन क्या याद रखनी है कि एक तो अगर 2 वेक्टर सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट ये होगा, और जो रिजल्टेंट जाएगा वो 100% बीच में से जाएगा, थीटा बाई टू थीटा बाई टू, ओह थीटा बाई टू थीटा बाई टू। ओके, ये याद रखो, लिख लो, बैठे हो यहां पे, पॉज करो, लिखो चुपचाप। सर आपने बता दिया, हमें याद हो गया। हाँ जरूर याद हो गया, 2 दिन बाद भूल जाना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अगर c बराबर a प्लस बी है, c बराबर a प्लस बी है, तो बताओ क्या c a से बड़ा हो सकता है, क्या c a से छोटा हो सकता है, और c a के बराबर हो सकता है? बताओ। तीनों कंडीशन भी हो सकती है, कोई 2 सही 1 गलत भी हो सकती है, ऐसा है। तो अगर c वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, तो बताओ। तो भैया c a से बड़ा हो सकता है। अरे a में b ऐड हो रहा है, ऐसे समझो ना, दिमाग नहीं चलाना, मत चलाओ, कौन कह रहा है चलाने की। ऐसे मान लो एक वेक्टर 3 है, a बराबर 3 है, b बराबर ले लेते हैं हम 4। ठीक है, अब देखो इनका आंसर किस किस के बीच में आ सकता है? 4 और 3 7, और 4 और 3 1। इनका आंसर 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 3 और 4 का जो आंसर है वो 1 से 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 जो भी आ सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। ये हमको पता है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, 1 और 7। ठीक है, तो जो आंसर है 1, क्या वो 1 से छोटा है? आंसर हो सकता है। 1 की वैल्यू 3 है और रिजल्टेंट आ रहा है 1, मतलब c लेस देन a हो सकता है, सही आंसर है। ठीक है, क्या c a के बराबर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, 1 से 7 के बीच में 3 भी तो आता है, तो 3 है तो ये 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या c ग्रेटर देन a हो सकता है? हो सकता है, ये 3 है भैया, वो 7 तक आंसर दे रहा है। तो ऐसे कॉमन सेंस लगा के एक एग्जांपल ले लो, उसे सब समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं समझाऊं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, पर क्या मतलब पड़ा है, सब तुमको पता तो है कि c बराबर a प्लस बी है, और जैसे a की वैल्यू 3 और 4 है, तो 1 से 7 के बीच में कुछ भी आंसर हो सकता है। अब 1 होगा तो वो 3 से छोटा होगा, 3 होगा तो 3 के बराबर हो सकता है, 7 है तो वो 3 से बड़ा है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो सकती है, लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है, पॉज करो लिख लो, हो सकता है। हाँ टाइम पास नहीं, लेकिन हाँ लिख लो। ये करो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, कीजिए इसको, क्या होगा, ए बी और सी के बीच का रिलेशन क्या है? भाई बहन का रिश्ता है, क्या है, क्या रिश्ता है बताओ। नहीं पता, हम बताते हैं। ये देखो, तो मैं ट्राइंगल लो, ये मैंने सिखाया था गलती से, ट्राइंगल लो सिखाया था गलती से। तो भाई अगर पहले कह रहे हैं लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इसीलिए आराम आराम से क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को लिखना, पॉज करना, सॉल्व करना, फिर दोबारा समझना अगर दिक्कत आए तो, क्योंकि इन पे टाइम पास अपन नहीं कर सकते, ये समझनी पड़ेंगी ढंग से, क्योंकि जेई नीट कोई मजाक नहीं है, जेई नीट कोई मजाक का पेपर नहीं है। ए बी बताओ, ये हम सी ऐसे बनाते थे नहीं बनाते थे रिजल्टेंट के लिए, ये ए है ये बी है, तुम सी ऐसे बनाते थे? अरे बनाते थे, है ना, ए ये है बी है, ये सी बने से, लेकिन इस बदतमीज ने सी ऐसे बना दिया, नहीं बना दिया, ओहो ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या, ऐसे बना दिया, क्या मैं इसको माइनस सी लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, माइनस सी हो गया, नहीं हो गया। तो इसने क्या है, इसने बदतमीजी ये की है, इसने ट्राइंगल लॉ की ऐसी की है इस बदतमीज ने। तो ये बताओ ट्राइंगल लॉ अच्छा खासा है,
कि भैया इधर एरो बनाने, ये क्या आफत है इस बदतमीज की, मतलब एरो उल्टा कर दिया। अबे एरो उल्टा कर दिया तो क्या हुआ, एरो उल्टा मतलब माइनस कर दिया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। ये माइनस सी है, ये माइनस सी, ये प्लस सी नहीं माइनस सी, क्योंकि इसने वेक्टर की डायरेक्शन पलट दी है तो हम यहां माइनस सी लिखेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। ओके 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 ओके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर। ओके, तो ध्यान से, अरे समझ गए होंगे यार, इसमें क्या बताओ, ये सी जो है वो ऊपर की तरफ होता था नॉर्मली, वो है नहीं है, उल्टा है, तो उल्टा है तो माइनस लगा दो, माइनस सी है ये, तो ए वेक्टर प्लस वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो और करते हैं क्वेश्चंस। कंडीशन जरूर लिख लेना जो भी बताई है सारी, है ना। चलो ये क्वेश्चन करो, पॉज करो और शुरू हो जाओ। पॉज करो पहले और खुद से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन मजाक नहीं है, वैसे ही लेक्चर लंबा होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए पहले से ही, तो करो, जो जो दे रखा है वो लिख लो पहले। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट आर है, अच्छा क्वेश्चन है। पी और क्यू का रिजल्टेंट कौन है, आर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज डबल्ड, ओके, पी को मैं डबल कर देता हूं, मतलब नया वेक्टर हो गया 2p, तो रिजल्टेंट वेक्टर बिकम परपेंडिकुलर टू क्यू, मतलब एल्फा जो है वो कितना है 90 डिग्री, किसके साथ, क्यू के साथ, विद क्यू। ये बातें लिखा करो किसके साथ है, ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये थीटा दिया या एल्फा दिया, एल्फा दिया है। अगर पिछली वाली अच्छे से प्रैक्टिस है होमवर्क वाली, तो भाई इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे एल्फा वाली चीज मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। एकदम से भाई ये लेक्चर मत देख लेना, ठीक है, पहले का रिवीजन जरूर करना। तो P इज डबल एंड रिजल्टेंट वेक्टर बिकम परपेंडिकुलर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। ओके, तो दोबारा, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड Q इज R, Q इज R। अरे ये क्या बत्ती बुझ गई भैया, रुको भाई रुको, हाँ नहीं तो बंद हो रहा है बदतमीज, बीच में डिस्टर्ब करता है, हमारे एल्फा बनाया हमने, डिस्टर्ब करता है बदतमीज। तो एल्फा है 90 डिग्री विद Q, तो ये हमने लिख लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो देखो एल्फा की बात की है ना क्वेश्चन में, तो एल्फा का फॉर्मूला लगा दो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। तो टेन एल्फा बराबर, फॉर्मूला लिखो पहले, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, जब पी डबल होता है तब एल्फा 90 डिग्री होता है क्यू के साथ, मतलब जब बी की वैल्यू 2p हो जाती है तब एल्फा 90 डिग्री होगा, और ए को मैं क्या मानूंगा, क्यू मानूंगा। अब कई बच्चे नशेबाजी में आ जाते हैं, तब हमें कैसे पता चलेगा, ए को क्यू मानना है और बी को 2p मानना है, तो नशेबाजों पहले मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, जिसके साथ एंगल होता है वो उसको यहां लिखते हैं। मैंने यहां ए लिखा है तो यहां ए आएगा, ए मतलब वो चीज जो जिसके साथ एंगल दिया हुआ है, एंगल किसके साथ है, क्यू के साथ। तो ये वाली चीज बहुत जरूरी थी लास्ट लेक्चर्स में। तो टेन एल्फा बराबर, बी की वैल्यू हो गई 2p साइन थीटा अपॉन ए की वैल्यू है क्यू प्लस 2p कॉस थीटा, और एल्फा की वैल्यू कितनी डिग्री, 90 डिग्री। टेन 90 कितना होता है, इन्फानाइट, इन्फानाइट बराबर हो गया 2p साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस 2p कॉस थीटा। और इसकी कैलकुलेशन में पहले सिखा चुका हूं, जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए क्या कर दो, रेसिप्रोकल, तो क्या लिख सकते हो, क्यू प्लस 2p कॉस थीटा बराबर 0। 1 अपॉन इन्फानाइट कितना होता है, 0, ये 0 में चला जाएगा, इसको 1 अपॉन 0 लिख दो, ऐसे मान लो ये 0 में गया तो ये 0 के बराबर। ये मैं पहले सिखा चुका हूं, ये कॉमन सेंस की बात है भैया, वैसे तो हाई लेवल का लेक्चर देखना, और ये नहीं पता 1 अपॉन इन्फानाइट 0 होता है, नॉटी। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, यहां से लिखो माइनस क्यू अपॉन 2p, क्या आ गया, माइनस क्यू अपॉन 2p। काम आएगा, हमें इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं पूछी थी, लेकिन एक बात बताओ, तुमसे क्या पूछा, रिजल्टेंट पूछा ना, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या थीटा दिया है पूरे क्वेश्चन में, नहीं दिया, लेकिन एल्फा दिया, तो बताओ एल्फा से थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो भाई यही इसलिए तो अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ। ओहो 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 हैं, ये तो बदतमीज है, मिट ही नहीं रहा, छोड़ो हम नहीं मिटा रहे इसको। चलो आर का फॉर्मूला लगाओ, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये पी और क्यू है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2pq cos थीटा। p और q का रिजल्टेंट आ रहा है, कहीं 2p लिख दो यहाँ, 2p का रिजल्टेंट आ नहीं है, वो तो अल्फा बन रहा था उस टाइम, उससे cos थीटा आ गया है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू अपॉन 2p, माइनस क्यू अपॉन 2p। कैलकुलेशन देखो, 2p से 2p कैंसिल, तो r बराबर आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस आ जाएगा क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर कितना आ गया? p। तो रिजल्टेंट जो होगा वो p होगा, यही आंसर। ध्यान से, सिंपल सा काम है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहा था अल्फा की बात की थी, तो मैंने अल्फा का फॉर्मूला लगाया। अल्फा 90 डिग्री तब है जब b 2p के बराबर हो जाता है, ठीक है, और ये तो q ही है, तो इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है, मैंने फॉर्मूला लगाया। इसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद अपने आप ही cos थीटा आ गया। उसने अल्फा का, मैंने अल्फा लगाया, अपने आप ही cos थीटा आ गया। उसने रिजल्टेंट पूछा था, नहीं बदतमीजी किसके साथ की थी? रिजल्टेंट के साथ। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो यार, cos थीटा आ रहा था लगा दो, जो सॉल्व करके आया वो आ गया। सॉल्व कर लेना बिना देखे सॉल्व करने का, फिर से ट्राई करो उसको। जब हम अपना अगला क्वेश्चन देते हैं, करो जल्दी से, पॉज करो और शुरू हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पिछला क्वेश्चन हो गया तो ये तो हो ही जाएगा भैया, पिछला क्वेश्चन हो गया तो ये हो जाएगा। देखना क्वेश्चन में क्या कही है, ओ ए बराबर 4 दिया हुआ है, वो वाला वही नहीं, ओ ए तू क्या कर रहा है, वो वाला वही नहीं, ये ओ ए लेंथ, ओ बी बराबर 6 मीटर। ध्यान देखो क्वेश्चन में कहा रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ये जो रिजल्टेंट है ये वाला, ये इसके साथ 90 डिग्री पे, मतलब ये क्या चीज है? अल्फा। पहले ये देखा करो, अल्फा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो ये अल्फा 90 डिग्री दिया हुआ है, और अल्फा का नाम आती है हमको भैया एक ही चीज याद आती है, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हमें तो यही याद आता है। अल्फा का नाम आया क्वेश्चन में, आंख बंद करके लगा दो इस बदतमीज को। तो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा, ए तो वो रखना है जिसके साथ एंगल है, किसके साथ है? 4 के साथ, तो 4 तो यहां होगा। बी की वैल्यू कितनी होगी? 5, सॉरी 6, बी की वैल्यू कितनी होगी? 6, तो 6 साइन थीटा अपॉन 4 प्लस 6 कॉस थीटा। टेन अल्फा 1090, 1090 कितना होता है? इनफाइनाइट। अब हम सबको पता है, हम इतने बेशरम तो नहीं है, इनफाइनाइट आती है 1090 आती है, क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके बराबर 0, 4 प्लस 6 कॉस थीटा बराबर 0। अरे पिछले वाले का छोटा पार्ट है ये, -4 अपॉन 6 बराबर -2/। ओके, तो ये तो भयंकर कैलकुलेशन है भैया, इसको धर लेके गए, माइनस लगाया, डिवाइड दिया, भयंकर कैलकुलेशन है। लेकिन ये बताओ, ये पिछले वाले का छोटा पार्ट है नहीं है? पिछले वाले का छोटा पार्ट है, मतलब पिछला, अगर पिछला वाला हमने समझ लिया कि भैया 10 अल्फा आया, मैंने 10 अल्फा लगा दिया, अपने आप आंसर आ गया। ये पूछा, एंगल पूछा है, तो आंसर लिख लो, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -2/3। ये आंसर है, ठीक है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -2/3। हो गया? तो ये हो गया, तो अगला क्वेश्चन करना जरा, करो भाई, पॉज कर लो और शुरू हो जाओ। पहले वाले से अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, वही है, बस तुम क्या पकड़ पाते हो अल्फा थीटा के साथ, वही करो काम। सारा खेल वही अल्फा थीटा का, कुछ अलग बात नहीं है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, देखो पहले ये देखो अल्फा दिया है क्या, अल्फा देते ही 10 अल्फा तो याद आएगा ना तुमको, और ये बेचारा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 अल्फा 90, बार बार अल्फा 90 डिग्री और देता है, और क्या करे बेचारा, वो तुम्हारी जान ले ले क्या, मतलब क्या करे, और सिंपल करने के लिए, वो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए अल्फा को 90 डिग्री दे रहा है। तो देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू दी ए, मतलब अल्फा है ना, ये रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर, अल्फा 90 डिग्री है, वो भी ए के साथ, इस बात को लिखो विद ए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब जो ए रिजल्टेंट जो है, देखो क्या लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए अल्फा 9, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब जो आर है वो बी का आधा है। क्वेश्चन में ऐसा कहा है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए, मतलब थीटा चाहिए। यार एक बात बताओ, अब तुम इतने तो होशियार हो, अल्फा दिख रहा है तो 10 अल्फा वाला भी फॉर्मूला लगेगा, और जब हमें आर दिख रहा है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस्टा भी लगेगा, क्योंकि थीटा उसी के अंदर है। तो ये दो चीजें तो लगनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आर की भी बात की और अल्फा की बात की, तो दोनों फॉर्मूले लगा दो बस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तुमने क्वेश्चन का गिवन डाटा लिख लिया, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, अरे भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा, दिमाग चलाओ, अल्फा दिया है, अल्फा का फॉर्मूला लगा दो,
आर दिया है, आर का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ ना कुछ जो होगा देखा जाएगा। तुम तो करो कैलकुलेशन, यहां अटकने का नहीं है यार। एक बात हो, हम क्वेश्चन दो ही फॉर्मुलों पे तो कर रहे हैं। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, टेन अल्फा बराबर बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ले देगा, हम इन्हीं फॉर्मुलों को लगा रहे हैं, दो फॉर्मुलों के ऊपर है, कौन सा लगेगा वो गिवन डाटा अपने आप बता रहा है, तो गिवन डाटा लिखा करो पहले। एल्फा 90 डिग्री दे रहा है बेचारा, सिंपल सा, तो जो एल्फा दिया है तो भैया लगाना पड़ेगा, टेन अल्फा लगा दो आंख बंद करके। तुम क्या सोचते हो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए? अबे नालायक से यार, और कैसे पता लगता है? एल्फा दिख रहा है, टेन अल्फा लगेगा, जेई नीट देना है, लेकिन ये नहीं पता एल्फा के आते टेन अल्फा लगेगा। बताओ, टेन अल्फा बराबर लिखो बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, ये तो पहले फॉर्मूला लिखो। चलो एल्फा कितनी डिग्री है? 90 डिग्री बराबर बी, एंगल किसके साथ है? ए के साथ, तो बी को तो बी रहने दो, कैपिटल बना दो क्योंकि कैपिटल सिंबल है। ये कितना है? ए की जगह ए प्लस बी cos थीटा। 1090 तुमको पता ही है, वही इनफाइनाइट, और a प्लस बी cos थीटा बराबर 0। ये तो लगातार तीनों क्वेश्चन से हो रहा है, कल लास्ट लेक्चर में भी किए थे। तो cos थीटा बराबर आ गया माइनस ए अपॉन बी, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए अपॉन बी। लेकिन रुकना नहीं है भैया, अभी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है अभी। क्यों नहीं रुकना? क्योंकि आर की बात की तो भैया आर का भी इज्जत रख लेते थोड़ी, ये नहीं कि यही आंसर लिख दो, ऑप्शन में आंसर और नहीं मिलेगा, ऑप्शन दिए नहीं है मैंने, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो पहले आर का फॉर्मूला लिखो, आर बराबर आर स्क्वायर वाला लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पहले फॉर्मूला लिखो। चलो आर की वैल्यू कितनी है? b/2, तो बी स्क्वायर बाई 4, आर का स्क्वायर कर दो, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तुमने देखो निकाल लिया, माइनस ए अपॉन बी लिख दो इधर, माइनस ए अपॉन बी। सॉल्व करो, बी से बी कैंसिल, तो बी स्क्वायर बाई 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। कैलकुलेशन करते चलो बस मेरे साथ साथ, बी स्क्वायर बाई 4 इसको इधर ले जाओ, माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया 4, बी स्क्वायर माइनस, बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर रहा हूं बिल्कुल, कहीं दिक्कत नहीं है, ताकि बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाई 4 बराबर माइनस ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया? ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर बाई 4, तो ए बराबर आ गया अंडर रूट, ले लो इधर 3b स्क्वायर बाई 4, मतलब आ गया √3b/, ये ए की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं किया मैंने, टेन अल्फा का फॉर्मूला जो लगाया वो लगा दिया। उसने कही आर की भी बात की हुई है कि आर जो है वो b/2 है, आधा है बी का, मैंने वो वैल्यू पुट की। अपने आप कैलकुलेशन करके तुम खुद देख लो, ये कैलकुलेशन तो कोई बच्चा भी कर लेगा, अपने आप कैलकुलेशन करके ए की वैल्यू आ गई √3/2, ये ए की वैल्यू आ गई, इसको उठा के यहां पटको ए की वैल्यू को, तो cos थीटा बराबर कितना आ रहा? माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है? √3/2 अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, तो cos थीटा बराबर आ गया माइनस √3/2, मतलब थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस √3। अब कई बार बच्चे के समझदार होते हैं वो यहीं छोड़ देते हैं। अरे एक बात बताओ, क्या ए और बी गिवन है? नहीं है भैया गिवन, आंसर ऐसे 3 2, ये गिवन डाटा, ये 3 2 नंबर हमें पहले से ही पता होते हैं, तो आंसर अपन को गिवन डाटा में चाहिए। तो आंसर है थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस √3/2। अब cos इनवर्स माइनस √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो तुम निकाल सकते हो, हमें नहीं बतानी, तो ट्रिग्नोमेट्री अपन को आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर √3/2 किसकी वैल्यू है, नॉर्मल बात है, तुम पता लगा सकते हो। लेकिन हाँ, हमें क्या सीखना था? ट्रिग्नोमेट्री अपन को नहीं सिखानी, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में सब बता चुका हूं मैं ये सारी चीजें। अभी तुम्हें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एल्फा दिया, एल्फा की कैलकुलेशन करी, आर की बात करी, आर की कैलकुलेशन, जो आया वो अपने आप आ गया, मैंने कुछ किया भी तो नहीं है इसके अंदर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो अगर नहीं हुआ था, ठीक है, और फिर ये अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर सुनो ध्यान से, अगर किसी के सॉल्यूशन में दिक्कत आए तो भाई दोबारा लेक्चर को देख लेना रिपीट पे, ठीक है। चलो इसको करो, पॉज करो और शुरू हो जाओ। नहीं है भैया ज्यादा टफ क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है, पहले गिवन डाटा तुम लिख लो पहले। क्या एल्फा दिया हुआ है? एल्फा दिया होगा तो हम आंख बंद करके एल्फा तो लगाएंगे लगाएंगे, बताओ क्या दिक्कत है? तो एल्फा तो लगेगा लगेगा, इसमें क्या है? देखो क्या क्या गिवन है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 18 न्यूटन।
एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 12 न्यूटन, मतलब आर की वैल्यू 12 है। मैग्नीट्यूड का सम है वो, रिजल्टेंट नहीं है वो, मैग्नीट्यूड का सम 18 है। वो कहता रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो है वो 18 न्यूटन है, तो वो होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन ये ए प्लस बी जस्ट मैग्नीट्यूड का सम है, बस लैंग्वेज समझा करो। कहीं तुम कर दो कि रिजल्टेंट 18 भैया रिजल्टेंट 12 है। एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल फोर्स, ए और बी में से जो भी छोटा फोर्स होगा, जो भी हम छोटा फोर्स मानेंगे उसी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेज, ये अपन को चाहिए। सिंपल है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। एल्फा कितने डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री। अल्फा कितने डिग्री? 90 डिग्री। पढ़ो ना, एल्फा कितने डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री। टेन एल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। चलो तो मैं सबको कैलकुलेशन आती है यार, 4 क्वेश्चन लगातार हो गए इसी कैलकुलेशन पे, 4 क्वेश्चन लगातार। ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस ए अपॉन बी। हाँ लेकिन ये आंसर ढूंढना है, कुछ और पूछा भैया, ए और बी की वैल्यू पूछी है। ध्यान से, ए और बी कितना दे रखा है? 18 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। आर कितना दे रखा है? 12, ठीक है। आर का, अरे आर दिया है तो आर का वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एल्फा दिया तो एल्फा का लगाऊंगा। मतलब देखो डाटा देख के पता चला ना, नहीं चला कि भैया दोनों फॉर्मूले लगेंगे जिन दोनों के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर भैया सिंपल होता तो कोई एक फॉर्मूला लगवाता, वो दोनों लगवा लेता। तो आर स्क्वायर बराबर लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तुम तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अल्फा 90 डिग्री है, छोटे के साथ 90 डिग्री है, वो छोटा कौन मैंने ए मान लिया, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? माइनस ए अपॉन बी। कैपिटल स्मॉल ही रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है? एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है हमारी? ए अपॉन बी। कॉस्ट की वैल्यू पिछले वाले जैसा ही देख लो, बस डाटा में ए प्लस बी और दे दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बी कितना आ गया? माइनस 2a स्क्वायर। तो 144 बराबर, ध्यान देखना कैलकुलेशन, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन, यहां से अगर तुम फंसोगे तो केवल कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कुछ नहीं, आर है, आर का फॉर्मूला लगाया, एल्फा दिया, एल्फा का फॉर्मूला। अब यहां हम आ गए, हमसे ए और बी की वैल्यू पूछी। देखो ए प्लस बी की एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व करना सीखो। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? बी प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए। ओ भाई वो सारी मत कर देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस बी होता है, हमें पता है भैया। माइनस किसके आगे आ रहा है? ए स्क्वायर के आगे आ रहा है, ठीक है। तो बी प्लस ए बी माइनस ए, यहां अकल मत चला देना, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दो। अच्छा बी प्लस ए देखो 18 न्यूटन दिया हुआ है, तो 144 बराबर 18 बी माइनस ए। बोलो यहां तक कोई डाउट है? ध्यान से देख लो यहां तक कैलकुलेशन कि 144 बराबर क्या आ गया? 18 बराबर बी अपॉन ए। आ रहा है साफ साफ? देख लो दोबारा, देखो पॉज करके पहले देख लो आराम से यहां तक कैलकुलेशन। आपकी मर्जी। देखो क्वेश्चन आ गया था, वैल्यू पुट की, जो भी आया वो अपने आप आया। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए प्लस बी, तो उसको फॉर्मूले में तोड़ दिया, बी प्लस ए की वैल्यू उठाए रख दी, बस सॉल्व कर लो। बी माइनस ए बराबर, सॉल्व करो, बी माइनस ए बराबर 144 अपॉन 18। 144 अपॉन 18 ये कितना आएगा? 8 बार आ रहा होगा। देखो बी माइनस ए बराबर 8, देखो ये आ रहा है क्या? अब देखो बी प्लस ए आ गया इक्वेशन नंबर 1, बी माइनस ए आ गया इक्वेशन नंबर 2। देखो सॉल्व करते हैं बच्चों की तरह, 10th क्लास में इतना तो सीख के आए। बी प्लस ए बराबर 18 ऐसे लिख लो, अच्छा सा लगेगा। और बी माइनस ए बराबर 8, दोनों इक्वेशंस को प्लस करो, क्या आ रहा है? 2b बराबर 26, बी बराबर 30। अगर बी बराबर 13 आ रहा है तो इसको यहां लिख दो, तो बी 13 प्लस ए बराबर 18, तो ए बराबर कितना आ गया? तो आंसर आ गया 5। और देखो ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है जो तुमने 10th में भी सीखे। क्या दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व नहीं होते क्या तुम? अच्छे क्वेश्चंस में भाई कैलकुलेशन ही तो अच्छी होती है। और होता क्या है, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, नहीं लग रहा है यार इस क्वेश्चन में? ये बताओ, बस इसमें क्या अच्छी कर दी? कैलकुलेशन अच्छी कर दी, वही दो फॉर्मूले लगाए, बस तुमने यहाँ पे तुम्हारा दिमाग चेक किया, तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है क्या?
तो लिख दिया b प्लस ए बी माइनस ए। यहां से b माइनस ए आ गया सॉल्व करके, तुमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, आ गया 13 और 5, यही आंसर है। 13 और 5 यही आंसर है। तो कैलकुलेशन अच्छी है और कुछ अच्छा नहीं है। क्वेश्चंस को एक एक करके जरूर नोट करना। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, नॉर्मली शीट्स में नहीं मिलता, आयरन की शीट में दिया हुआ है बस। अच्छा क्वेश्चन है, देखो। लेकिन हाँ, अब ऐड कर रहे हैं देख देख के इस क्वेश्चन को, मॉड्यूल में है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी कई जगह गलत सा मिल जाता है, समस्या ही है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखना। कीपिंग वन वेक्टर कांस्टेंट इन डायरेक्शन ऑफ, अरे यार तुम पढ़ते रहो इसको, टाइम पास के लिए मैं नहीं पढ़ सकता इसको, बोर कर देगा ये। इस क्वेश्चन में सीधी सी बात देखो, इस क्वेश्चन में कही है कि मैक्सिमम एंगल होना चाहिए। एंगल कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। जो ये थीटा है ये मैक्सिमम होना चाहिए आर और ए के बीच का, ये कही है। तो ये ध्यान देखो, ये बी है जो ये घूम सकता है, ये तो यही है, ये तो यही है। बी जो है चेंज हो सकता है, यहां 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 कहीं जा सकता है, ये बी की इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना इस वाली बात को। ये बनाया मैंने डायग्राम, गंदा डायग्राम हो सकता है, इससे अच्छा तो नहीं बना सकता। ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, मान लो ये हो गया आ। तो ये एंगल फिर कितना रहेगा? थीटा। अभी देखो, ये एंगल थीटा है, एंगल ये कब मैक्सिमम हो सकता है? ये बी, ये वाला पॉइंट कहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मैक्सिमम कहां जा सकता है बताओ? ये जो रेडियस है, सॉरी ये रिजल्टेंट जो है, ये मैक्सिमम टेंजेंट बन सकता है, नहीं बन सकता? ये मैक्सिमम क्या बन सकता है? टेंजेंट, और बी ये हो सकता है। इसके अलावा ये देखो, ये जो आर वाली लाइन है मैक्सिमम इतना ऊपर जा सकती है, ये यहां तक जा सकती है, मैक्सिमम यहां जा सकती है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं। यार एक बात देखो, एंगल थीटा कैसे बढ़ेगा? ऐसे ऊपर होता हुआ, ऐसे बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। आर इसके ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि भाई अगर ये इसके ऊपर चला गया तो बी से टच थोड़ा रहेगा, बी भी तो चाहिए अपन को। तो ये जो आर है ये मैक्स देखो ऊपर जा रहा है, मैं एंगल थीटा को बढ़ा रहा हूं, देखो एंगल थीटा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, मैक्सिमम यहां तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। दिमाग चलाओ इस चीज में, दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ। देखो ये क्या है? ए, ये क्या है? ए, ठीक है, ये ए है, ये आर है, इसको बढ़ाओ यहां तक, यहां तक पहुंच सकता है मैक्सिमम। तो बी ये वजह क्या दिक्कत आ रही है? बी तो चेंज हो सकता है, बी को चेंज करना अलाउ है, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तो भैया टच कहां से रहेंगे? ये बी, बी यहीं तक पहुंच सकता है, रेडियस तक, ये बी सर्कल तक रह सकता है। अब आर यहां, तुमने कई बार नशेबाजी में बच्चों ने आर यहां पहुंचा दी, अरे बी थोड़ा ना पहुंच सकता है यहां। तो ध्यान से, ये मैक्सिमम यहां पहुंच सकता है। बताओ ये एंगल 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। ये 90 नहीं होगा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा जो होगा वो होगा। ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, मेरे डायग्राम पे मत जाना भाई, मैंने कहा डायग्राम बहुत गंदे बनाता हूं मैं, कहीं पता चला ये भी 90 ये भी 90। बताओ ये दोनों मिलके 180 हो गए, ये थीटा एस्टेसी करा रहे हैं यहां बैठ के। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम सबको पता है। अब तुम्हारे पास एक ट्राइंगल आ गया ओ ए बी, एक ट्राइंगल आ गया ओ ए बी। अब इसमें जो दिख रहा है वो करते रहो, इन ऑप्शन में से चूज कर लो क्या क्या। उसने कि टेन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, दो चीजें चाहिए उसको। टेन निकाल लो, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा? ध्यान से इस बात को, ध्यान से एक एक बात को ध्यान सुनना, परपेंडिकुलर कौन होगा? देखो ये थीटा दिख रहा है सबको, ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है 90 डिग्री, सबको दिख रहा है, ठीक है। 90 के जो सामने होता है वो कौन होता है? हाइपोटेनियस होता है। थीटा के सामने वाला थीटा के सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है। बताओ ये बेस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आर किसका काम करेगा? बेस का। तो थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी अपॉन आर। ऑप्शन है क्या? है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। दोबारा ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनना। अभी मैक्सिमम आर पहुंचता पहुंचता यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। दोबारा डायग्राम बनाते हैं शुरू से, डायग्राम दोबारा देख लो चाहे।
यही डायग्राम दोबारा बनाएंगे, तुम्हारे समझने में दिक्कत आई हो तो दोबारा हम tan थीटा निकालेंगे, दोबारा देख लो चाहे, क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल है, हम मानते हैं अच्छा क्वेश्चन है, तभी तो ढूंढ के लाया भैया, तभी तो ढूंढ के लाए। दोबारा ये वो सर्किल, वही ए, आर मैक्सिमम कहां पहुंच सकता है, इस टेंजेंट तक पहुंच सकता है, ये आर, और जो बी है वो ये हो सकता है, ये कितने डिग्री एंगल था, 90 डिग्री था, ठीक है, ये आर हो गया, ये ओ नाम दिया था हमने इसका नाम, इसका पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी। बताओ डायग्राम ऐसे बना था नहीं बना था, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है थीटा, थीटा इतना ही हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टेंजेंट तक पहुंच सकता है, क्योंकि टेंजेंट के बाद तो ये मिलेंगे नहीं और इनका मिलन होना जरूरी है। हाँ चलो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, जो बचा हुआ बेचारा बेस होता है, क्योंकि वो बेबी को पसंद होता है, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी अपॉन आर, वही आंसर, ठीक है, tan इनवर्स बी अपॉन ए। चलो ठीक है, कॉस और निकालने के लिए उसने कॉस निकालो, कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन है, आर, हाइपोटेनियस कौन है बताओ, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है ए, तो आर अपॉन ए वाला भी ऑप्शन है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स आर अपॉन ए अपॉन आर तो नहीं हो सकता। चलो ये ऑप्शन सही है, ये अगर ये सही है तो ये गलत होगा। अब ये देखना ये सही है क्या, ओहो अब ये सही है क्या, ये ऑप्शन की गड़बड़ी मिल जाती है कई बार, कई जगह ये आंसर ही नहीं दे रहा कि ये वाला ऑप्शन का क्या होगा, इसका जिक्र ही नहीं है। ध्यान सुनना, ये आंसर भी सही है, क्यों सही है जरा ध्यान देखो, ये आंसर भी सही है, कैसे है देखो, इसके तीनों तीनों आंसर सही है, ए बी सी। ये आंसर कैसे सही है, ध्यान सुनना, आर की वैल्यू को देखो, आर बराबर क्या है, ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चीज है, ये बेस हो गया, ये कौन हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस। लगा दो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, तो आर बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी, तो आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पुट कर दो, ये आंसर आ रहा है, ये भी आंसर है, ए बी सी इसके तीनों आंसर है, ठीक है। यहां इसमें ज्यादा दिमाग मत चलाने लग जाना, यहां देखो सीधा सा लगाओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तुमने इसको बेस बोला, इसको परपेंडिकुलर बोला, इसको हाइपोटेनियस बोला है राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, तो भाई जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, लिख दो इस बात को, तो आर बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है, तो आर की वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा, मतलब आंसर है ए बी और सी। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जरूर लिख लेना इसको, अच्छा लगा मोस्ट लगा लेना, जब भी पढ़ो इसका रिवीजन करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।